Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, यानी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कि 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में अंतिम समय में, यानी कब 19वीं सेंचुरी के लास्ट में, यानी 1875 के बाद, 1875 के बाद जो नेशनलिज्म का जो रियल फॉर्म था वो लिबरल डेमोक्रेटिक, यानी जो उदारवादी जनतांत्रिक था, उस सेंटिमेंट को था उससे बिल्कुल ही अलग हो चुका था। कब? तो 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में 1875 के बाद था जो नेशनलिज्म का जो भाव था, जो रियल फॉर्म था उसका, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, वो उससे बिल्कुल ही अलग हो चुका था। और जो अब जो नेशनलिज्म था वह एक नैरो क्रीड या आइडियोलॉजी कहिए, नैरो आइडियोलॉजी, संकीर्ण सोच बन चुकी थी, जिसका कि कुछ लिमिटेड रिक्वायरमेंट में ही यूज किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जानेंगे कि लोगों को भड़काने के रूप में नेशनलिज्म का यूज करने लगा, यानी जो राष्ट्रवादी लोग थे, राष्ट्रवाद का, वो लोगों को भड़काने में या फिर लोगों को अपनी तरफ पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए किया जाता था। ठीक है, नेशनलिज्म को। तो उस समय जो नेशनलिस्ट जो ग्रुप थे वह बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेंट हो गया, और एक दूसरे के लिए वे किसी भी समय युद्ध करना, वार में जाने के लिए तैयार रहते थे। युद्ध करने के लिए हर समय एवरी रेडी टू गो टू वार, हर समय वो एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे। और जो उसी समय यूरोपियन जो पावर था, उन्होंने इन नेशनलिस्ट जो थे उसको एस्पिरेशंस जो थे नेशनलिस्ट का, उन्हें अपने यूज के लिए इधर से उधर मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था यूरोपियन पावर लो। ठीक है, और उनको थोड़ा और क्या कर दिया, भड़काना शुरू कर दिया, ताकि वे अपने आप को एक इम्पीरियल स्टेट यानी साम्राज्य बना सके। इसका साम्राज्यवाद का जो सपना था, किसको, यूरोपियन पावर कंट्री जो होंगे उस समय था, वो इम्पीरियलिस्ट एम, उसका उद्देश्य था साम्राज्य को बनाना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि 1871 के बाद, आफ्टर 1871 के बाद जो सबसे सीरियस सोर्स था वो नेशनलिस्ट टेंशन था, राष्ट्रवादी तनाव, नेशनलिस्ट टेंशन था। जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, वह था क्या, कौन सा एरिया था, उसको बाल्कन कहा जाता है, बाल्कन एरिया या बाल्कन रीजन, बाल्कन क्षेत्र था, जहाँ पर कि सबसे अधिक नेशनलिस्ट टेंशन हो रहा था, राष्ट्रवादी तनाव वहाँ पर हो रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। और फिर बाल्कन रीजन एक क्या है, जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन था वहाँ पर, यानी कि जो वहाँ की जो बाल्कन रीजन के जियोग्राफिकल रीजन था, जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा एथनिक वेरिएशन, एथनिक माने जातीय भिन्नता, डिफरेंट टाइप के
वहाँ पर जाति था और अलग अलग कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते थे। और आज वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कंट्री हैं। इसमें देखिए, इसमें दिया गया है रोमानिया है, ये बाल्कन एरिया का बात हो रहा है। वहाँ पर रोमानिया है, बुल्गारिया है, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस या यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, और क्रोएशिया के बाद है ये बोस्निया हर्जेगोविना, ये सब देश। और फिर है स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, ये सब वहाँ प्रदेश है बाल्कन रीजन में। और यहाँ पर रहने वाले लोग को जनरली क्या कहा जाता है कि नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है स्लाव के रूप में, कहा जाता है, स्लाव कहा जाता है, जो बाल्कन एरिया में रहते थे। और जो बाल्कन के जो लार्ज पार्ट पर, माने बड़ा एरिया पर किसका कंट्रोल था, तो ऑटोमन एम्पायर का, जो ऑटोमन साम्राज्य का उस पर कंट्रोल था। और जो बाल्कन रीजन में एक रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडिया आया। रोमांटिक नेशनलिज्म यानी रोमानी राष्ट्रवाद के जो आइडिया आया, फैला, तो इसके साथ साथ ऑटोमन जो एम्पायर था, साम्राज्य ऑटोमन का, उसको डिसइंटीग्रेशन होते गया, यानी धीरे धीरे समाप्त होते गया, विघटन होते गया, टूटते गया। तो जिससे यहाँ बहुत ही एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक हो गया था। यहाँ पर हर समय युद्ध होता रहा, वहाँ लड़ाई झगड़ा होते रहता था, ठीक है, इसलिए वहाँ पर विस्फोटक हो गया, वेरी एक्सप्लोसिव इस रीजन में हो गया। और फिर 19वीं सेंचुरी में जो ऑटोमन एम्पायर था, 19वीं सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर, वो खुद को इटसेल्फ अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, मजबूत बनाना चाहता था। कैसे? मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, आधुनिकरण के द्वारा, और इंटरनल रिफॉर्म, आंतरिक जो सुधार करना था, आंतरिक सुधार करके वो मजबूत बनाना चाहता। लेकिन उसे इसमें क्या हुआ कि लिटिल सक्सेस मिला, बहुत कम सफलता मिली, और वह उतना ज़्यादा प्लान में सफल नहीं हो सका, ठीक है। और फिर 1 by 1 द यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट, जो 1 by 1 करके, एक एक करके यूरोपियन नेशनलिस्ट जो थे वो अलग हो रहे थे, ठीक है। और जो ऑटोमन किससे अलग हो रहे थे, तो जो ऑटोमन जो एम्पायर था उससे, उसके जो कंट्रोल में था, वो कंट्रोल से, और वे खुद को क्या कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर रहे थे धीरे धीरे। इसलिए ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे विघटित होता गया और एक्सप्लोसिव वहाँ तो हुआ था बहुत ज़्यादा, जिसके कारण यूरोपीय साम्राज्य धीरे धीरे विघटित होता गया, उसका पावर कमता गया, ठीक है। और जो बाल्कन रीजन था, वो बाल्कन रीजन में जो रह रहे लोग थे, बाल्कन पीपल्स, वो का क्लेम क्या था कि वे इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट के लिए लड़ रहे थे। उन लोग ऐसा क्लेम करते थे कि हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए और पॉलिटिकल राइट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और इसके लिए वे हिस्ट्री का यूज करते थे। यूज हिस्ट्री का यूज करते थे
और कहते थे कि बहुत साल पहले हम इंडिपेंडेंस थे, आज़ाद थे हम, और हम अपने फैसले को खुद लेते थे। लेकिन जो फॉरेन पावर जो आया, विदेशी जो शक्ति, उन्होंने हम पर क्या अटैक किया और फिर हम लोगों को कंट्रोल में ले लिया। इसलिए हम इस स्थिति में आज रह रहे हैं। कौन कहते थे? बाल्कन के जो लोग थे। इस तरह से जो रिबेलियस नेशनलिस्ट जो ग्रुप था, वो जो विद्रोही राष्ट्रीय जो समूह था बाल्कन रीजन में, उन्होंने सोचा कि उनका जो स्ट्रगल है, जो अपने हारे हुए कंट्री को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, और इसलिए उनका पूरा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो जो डिफरेंट स्लाविक, अभी ही बताएं स्लाविक कौन था? बाल्कन जो रीजन में लोग रहते थे उसी को स्लाविक कहा जाता था। तो वो जो डिफरेंट जो स्लाविक थे वो नेशनलिस्ट थे। स्लाविक जो नेशनलिस्ट थे वे अपनी आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, पहचान और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वे स्ट्रगल कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो इस वजह से जो बाल्कन एरिया का एक बहुत ही बड़ा, बाल्कन एरिया का इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव का क्षेत्र, यानी वहाँ पर एरिया बन गया ऐसा, टकराव होते रहा, हर समय युद्ध होते रहा वहाँ पर, और वे एक दूसरे से बहुत ही जेलस फील करते थे, ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे में जेलसी प्रवृत्ति के थे, और वे हमेशा होप ऐसा आशा करते रहते थे कि किसी तरीके से हम अपना एरिया को एक्सपेंड करें, यानी कि अपने एरिया को बढ़ाते रहें। साम्राज्यवाद तो ही है क्या, संतोष नहीं है आदमी में, और वो अपना एरिया को बढ़ाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या सोचते थे कि बड़ा हमारा स्टेट हो, बड़ा राज्य हो। ठीक है, और बाल्कन एरिया में और बाल्कन एरिया में इस तरह से मैटर था जो और कॉम्प्लिकेटेड होता गया, जटिल हो गया, और वे बिग पावर रिवेलरी, जो बड़े शक्तियों के बीच में वहाँ पर प्रतिस्पर्धा होने लगी, कंपटीशन होने लगा वहाँ पर। बिग पावर के रूप में कौन थे? तो उसी समय जो यूरोपीय जो पावर था उसी को बिग पावर कहता है, कि वहाँ पर यूरोपीय पावर में कौन थे? फ्रांस हुआ या ब्रिटेन या फिर जर्मनी, ये सब क्या थे? यूरोपियन पावर थे। उसी समय क्या हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड कि जो यूरोपियन पावर थे वो अपना, उस सभी जो यूरोपीय पावर थे उनके बीच में एक ट्रेड का और कॉलोनी जो उपनिवेश था, व्यापार उपनिवेश के लिए उन लोगों में कंपटीशन होने लगा कि कौन कितना ज़्यादा अपना कॉलोनी बनाता है। और फिर इसके बाद ये तो कॉलोनी और ट्रेड के लिए कंपटीशन हुआ, फिर इसके बाद नेवल एंड मिलिट्री पावर के बीच भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था। ठीक है, नेवल और मिलिट्री पावर के बीच में। इस तरह से जो बाल्कन एरिया जो हो गया वो क्या हुआ, वार एरिया में बदल गया। वहाँ सब युद्ध करते थे, जितना यूरोपियन पावर थे वो अपने आप को सोचते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना एरिया को बढ़ाएं, अपना साम्राज्य को बढ़ाएं, और वहाँ एक युद्ध का क्षेत्र बन गया बाल्कन क्षेत्र एरिया में। ठीक है, और जितने भी जो यूरोपीय पावर थे
जैसे रूसिया हुआ, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सभी एक दूसरे के पावर को वो चाहते थे कि कमज़ोर कर दिया जाए, होल्ड ऑफ अदर पावर, एक दूसरे के पावर को कमज़ोर किया जाए, रोका जाए, और बाल्कन एरिया पर अपना पकड़ बनाए रखना चाहते थे उन लोग। एक दूसरा कमज़ोर कर दो, हम मजबूत हो जाएं, यही प्लानिंग था उन लोग की। और एक दूसरे से लड़ते रहते थे, कहाँ पर? बाल्कन एरिया में। जिसके कारण क्या हुआ, बाल्कन एरिया पर में कई बार हुए, एक बार नहीं, सीरीज ऑफ वार, बहुत सारा वार हुए, और फिर फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वार यहीं से हुआ। फाइनली अंत में इसी चलते यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, ये पूरा ब्रिटिश एम्पायर के बारे में बता रहा है कि उसका कितना ब्रिटिश एम्पायर का प्रभुत्व था, उसका शासन था, उसी के बारे में बताया गया है। इसमें आगे हम लोग जानेंगे नेशनलिज्म। जो नेशनलिज्म था कि जो भावना थी उस समय, उसको यूज किया गया इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद को बनाने के लिए। नेशनलिज्म के जो भावना था उसको यूज किया गया इम्पीरियलिज्म में, यानी साम्राज्यवाद को बनाने के लिए, साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए। और इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 में हुआ, 1914 में, जिससे पूरा यूरोप डिजास्टर हो गया, विपदा में चला गया, विनाश होता गया। लेकिन 19वीं सेंचुरी के पास, 19वीं सेंचुरी में यूरोपीय पावर द्वारा जिन जिन देशों के कॉलोनी जो उपनिवेशीकरण के थ्रू जो बनाया था, जैसे में इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका में, वे इम्पेरियल डोमिनेशन, जो साम्राज्यवादी जो प्रभुत्व था, उसको अपोज करने लगे, यानी विरोध करने लगे थे। और जो एंटी इम्पेरियल मूवमेंट हुआ, वह नेशनलिस्ट की वजह से हुआ था। नेशनलिस्ट की वजह से ही एंटी इम्पेरियल मूवमेंट, जो साम्राज्यवाद के विरोध में आंदोलन चला, किसके चलते? तो नेशनलिस्ट की वजह से हुआ था। और जो कॉलोनी जो स्टेट जो बनाया गया था यूरोपियन पावर के थ्रू, वे खुद को इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। वो जो कॉलोनी जो पहले थे बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उन लोग, ठीक है। और वे इंस्पायर हो रहे थे कि इंस्पायर बाय किससे? सेंस ऑफ द कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से, उनको लाने के लिए क्या कि नेशनल यूनिटी हो सके, उन लोग लाना चाह रहे थे। और वे इम्पेरियलिज्म के साथ उन लोग विरोध करना चाहते थे, इम्पेरियलिज्म को नहीं लाना चाहते थे, साम्राज्यवाद का विरोध करते थे। और यूरोप का जो मॉडल था, यूरोप का मॉडल क्या था? नेशनलिज्म का, उसको डायरेक्टली फॉलो नहीं किया गया और उसका डिफरेंट कंट्री में, अलग अलग देशों ने अपना अपना वर्जन वेरिएट करके, क्रिएट करके किया। लेकिन सभी देशों ने एक बात की ज़रूर एक्सेप्ट किया उन लोग कि नेशनल स्टेट जो है वो एक नेचुरल एंड यूनिवर्सल, यानी स्वाभाविक और सार्वभौम चीज़ बन गया है, जो कि किसी भी देश के निर्माण के लिए नेसेसरी है, निर्माण करने के लिए नेशनलिज्म एकदम ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से हम जाने नेशनलिज्म के बारे में एंड इम्पेरियलिज्म, किस तरह से राष्ट्रवाद को यूज करके साम्राज्यवाद को बढ़ाना चाहते थे यूरोपीय पावर, जो यूरोपीय शक्ति जो देश थे,
उसके बारे में हम लोग जाने। ओके।